Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. डिसेंट्री, हिंदी में इसको आव कहते हैं। चलिए, डिसेंट्री क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे बात देख रहे होंगे। डिसेंट्री, डिस का मतलब होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट और पेनफुल। इंटेरी, इंटेरो मतलब होता है इंटेस्टाइन, इंटेरो से आया है इंटेस्टाइन, इंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन। तो डिफिकल्ट और पेनफुल इंटेस्टाइन मतलब क्या हुआ, एक ऐसा कंडीशन है ये जिसमें इंटेस्टाइन में पेन होता है। कैसा पेन, उसको मरोड़ बोलते हैं, मरोड़ जैसा पेन। किस समय, ऐसे तो कंटिन्यू बना रहता है, लेकिन डिफिकेशन के समय ज्यादा दर्द होता है, तो इसी को डिसेंट्री बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टूल डिफिकेशन करते समय ही उसको दर्द हो, ऐसे भी पेन होते रहता है इसमें डिसेंट्री में। चूंकि डिसेंट्री वर्ड ही आया है पेनफुल और डिफिकल्ट इंटेस्टाइन से। आइए हम बात करते हैं इसके पूरी कहानी पे। डिसेंट्री एक तरह से लूज मोशन का एक टाइप है। हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको, लूज मोशन का एक टाइप डायरिया, जिसमें वाटी स्टूल होता है। लेकिन यह भी एक लूज मोशन का टाइप है, इसमें भी वाटरी जैसा स्टूल होता है, लेकिन डायरिया से यह डिफर है। डायरिया में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है और फीकल मटेरियल कम होते हैं। इसमें आपको फीकल मटेरियल रहेगा और साथ साथ म्यूकस और ब्लड भी रहता है, क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा लेयर है वह डैमेज होता है। इन्फ्लाम्ड, डैमेज, कई तरह के कंडीशन बनते हैं, तो इसी को हम लोग बोले हैं डिसेंट्री बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि डिसेंट्री, अब डिफिनेशन तो समझ में आ गया आपका कि डिसेंट्री किसको बोल दिए। डिसेंट्री इज ए टाइप ऑफ लूज मोशन इन विच द म्यूकस एंड ब्लड पास थ्रू स्टूल विथ इंटेस्टाइनल एंड रेक्टम पेन डेवलप। डिसेंट्री का डिफिनेशन समझ में आ गया आपको। इसका डिफिनेशन क्या हो गया कि यह एक तरह का लूज मोशन है जिसमें स्टूल के साथ म्यूकस ब्लड पास करता है और साथ साथ रेक्टम में और इंटेस्टाइन में दर्द भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके, सबसे पहले इसके टाइप कॉज कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसे यहाँ पर ये ऑसोफेगस है, हम सिर्फ एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं समझने के लिए। ये स्टमक है और यहाँ पर इंटेस्टाइन है। हमसे समझने के बना रहे हैं हम, यहाँ पर आपके स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। चलिए, सिर्फ समझने के बना रहे हैं सब। तो आप देखेंगे ना कि यहाँ से फूड इंटर करता है, स्टमक में आता है, यहाँ ड्यूडेनम में आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसका रेक्टम के बाद ये स्टूल फिर बाहर निकल जाता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वह फूड इसी ऑसोफेगस के माध्यम से आता है इंटेस्टाइन में, और ऐसे वह मूव करते करते और जो डाइजेस्ट हो जाता है, जो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको छोड़ करके जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस फीकल मटेरियल बनता है और फिर यह स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यह तो आपका एक नॉर्मल बात है। लेकिन डिसेंट्री में क्या होता है, डिसेंट्री में कि यहाँ पर जो इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर है, इसमें क्या होता है ना कि इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, और इन्फ्लामेशन के साथ साथ ये डैमेज भी होता है। तो म्यूकोसा लेयर इन्फ्लाम्ड और डैमेज
by any agent resulting decrease absorption of water or increase secretion of water with mucus and blood pass through stool। कैसे हुआ पूरा, इस पूरी कहानी को समझते हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन का जो अंदर का जो लेयर है ना, अंदर का जो लेयर जिसको म्यूकोसा लेयर बोलते हैं, या म्यूकोसा लेयर पे कोई एजेंट इसको डैमेज करता है, इसको इन्फ्लामेशन करता है, और इसके कारण जो फीकल मटेरियल है उसमें वाटर का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और इसके साथ साथ जहाँ इन्फ्लामेशन होता है, जहाँ म्यूकस सेल डैमेज होते हैं, वहाँ पर दर्द भी होता है उस इंटेस्टाइन में। डिसेंट्री जनरली दो ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं, दो तरह के हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं। एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसेंट्री, नॉन इन्फेक्शियस दूसरा हो गया इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है, और इन्फेक्शियस का मतलब वहां पे इन्फेक्शियस एजेंट है। जैसे इन्फेक्शियस एजेंट में दो वो होते हैं, एक अमीबा है और एक बैक्टीरिया है। और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट में एंटीबॉडी है। देखिए, तीन तरह के एजेंट जो है डिसेंट्री प्रोड्यूस करते हैं, तीन कंडीशन, तीन टाइप्स, तीन तरह के एजेंट। आखिर म्यूकोसा लेयर को डैमेज करना, इन्फ्लामेशन करना, तो नंबर 1 पे है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी जैसे यहाँ पर जो इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है ना, इसके इनर लाइनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं माल्ट कहते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो वह टिश्यू क्या करता है ना कि किसी ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने नहीं देता है, और नहीं जाने से रोकने के लिए यह कुछ एंटीबॉडी बना के रखता है। किसके लिए? कोई बैक्टीरिया, जैसे हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन में बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, जैसे इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर देते हैं, जैसे ये म्यूकोसा लेयर है और यहाँ पे माल्ट लेयर है, माल्ट लेयर हो गया यहाँ पे, तो बैक्टीरिया यहाँ मौजूद है। जैसे यहाँ पर यहाँ की बात कर रहे हैं, तो माल्ट लेयर यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे, जैसे साल्मोनेला, इशेचिया कोलाई, क्लेब्सियल्ला, स्यूडोमोनास। तो माल्ट क्या करता है कि इस बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकने के लिए एंटीबॉडी रखता है, और वह एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि उसका फंक्शन कोलोन के लुमेन में होता है, विटामिन वगैरह बनाते रहता है ना वो। तो अगर बाय द वे सपोज दैट कि यह एंटीबॉडी का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि यह एंटीबॉडी हमारे म्यूकोसा सेल के ही साथ रिएक्शन कर लेता है। अब म्यूकोसा सेल के साथ रिएक्शन करके म्यूकोसा सेल को डैमेज करने लगता है, और इसके कारण यहाँ पर म्यूकस और ब्लड भी पास करना स्टार्ट कर जाएगा स्टूल से, और ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल डिसेंट्री। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि इम्यून सिस्टम के कारण हुआ इम्यूनोलॉजिकल, या इसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें एंटीबॉडी के कारण यहाँ पर डिसेंट्री प्रोड्यूस करने लगता है। इंटेस्टाइन में पेन, म्यूकस और ब्लड पास कर लगते हैं, तो एक डिसेंट्री का कारण यहाँ पे होता है एंटीबॉडी। दूसरा जो हम बात करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट में, उसमें सबसे नंबर 1 पे है
अमीबा। अमीबा में आप जानते होंगे एक अमीबा का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका EH। यह प्रोड्यूस करता है अमीबिक डिसेंट्री। एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट का मतलब इंटेस्टाइन, अमीबा, हिस्टो मतलब टिश्यू, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन। यानी ऐसा अमीबा जो इंटेस्टाइन में आकर के और इसके म्यूकोसा लेयर को डैमेज करता है और उसके कारण यहाँ पर अल्सर भी प्रोड्यूस करेगा, वो अलग बात है, लेकिन डिसेंट्री तो प्रोड्यूस किया ना, म्यूकोसा लेयर को आगे डैमेज भी करने लगता है। तो ऐसा एक डिसेंट्री जो अमीबा के कारण होता है उसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, जो EH के कारण होता है। यह एंटागास्टोलिट का कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा यह इंटर कर जाता है, यह इंटेस्टाइन में कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा, और उसके बाद यह EH कोलोन में, खास करके डिसेंट्री तो कोलोन का ही मेन डिजॉर्डर होता है, डिसेंट्री का ज़्यादातर कारण कोलोन ही होते हैं। तो यह EH कोलोन में आकर के वहाँ पर अपना ग्रोथ करता है, म्यूकोसा सेल को डैमेज करता है और उसके बाद डिसेंट्री प्रोड्यूस करता है, जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। इसके बाद एक अगला जो कॉज आता है आपका इन्फेक्शन का वो है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का नाम है सीजेला। सीजेला एक बैक्टीरिया है, सीजेला बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करता है, इंटेस्टाइन में कोसा सेल के इंजोर्ड करता है और उस कंडीशन में वहाँ पर डिसेंट्री प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बेसिलरी डिसेंट्री बोलते हैं। चूंकि बेसिलरी क्यों बोलते हैं, ये जो बैक्टीरिया है उसका शेप रॉड शेप होता है, ये बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप होता है और रॉड शेप को हम बेसिलाई कहते हैं, रॉड शेप को बेसिलाई बोलते हैं। तो इसलिए अब बैक्टीरिया के कारण जो डिसेंट्री होगा उसको हम लोग बेसिलरी बोलते हैं। तो अब देख लिए डिसेंट्री 3 वेराइटीज के हो गए आपको। एक हुआ जो इम्यूनोलॉजिकल हो गया डिसेंट्री, दूसरा हो गया आपको अमीबिक डिसेंट्री जो अमीबा का होता है, और तीसरा आपको जो बेसिलाई बैक्टीरिया का कारण होता है उसको बेसिलाई डिसेंट्री बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे और डिफरेंस करते चले जा रहे हैं, हम लोग समझते जा रहे हैं। जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, अमीबिक डिसेंट्री, बेसिलरी डिसेंट्री, ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण एंटीबॉडी, अमीबिक का EH, बेसिलरी का सीजेला बैक्टीरिया। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मेन साइट कहाँ पे होता है, रेक्टम एंड सिग्मोइड कोलोन। अमीबिक का मेन साइट ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन, जो कि बेसिलरी डिसेंट्री का एसेंडिंग कोलोन। तीनों 3 साइड पे होता है डिसेंट्री। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोशन का, अल्सरेटिव कोलाइटिस में 4 या 5 मोशन पर डे होते हैं, 4-5 मोशन। अमीबिक में 8 से 10 मोशन पर डे, आप बेसिलरी में 13 से 15 मोशन पर डे। याद रखिए चीज को क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोशन। अगला, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रोनिक कंडीशन होता है, लंबे समय से चलने वाला, 6-6 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल तक चलता है डिसेंट्री। और अमीबिक डिसेंट्री 1 से 2 महीने चलते हैं, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उसमें। और बेसिलरी एक्यूट में होता है, 15 दिन से लेकर के और 25 दिन तक। अल्सरेटिव कोलाइटिस में अब्डोमिनल पेन होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इसके लेफ्ट साइड में और रेक्टम में पेन होता है। अमीबिक डिसेंट्री में आपको ट्रांसवर्स कोलोन की तरफ, एसेंडिंग कोलोन, इसमें दर्द होता है। अब बेसिलरी में राइट साइड में अब्डोमेन में। अगर हम बात करेंगे इसके कलर पे, तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेडिश स्टूल होते हैं, जो आपको अमीबिक डिसेंट्री में रेडिश वाइट, और बेसिलरी में आपको रेडिश ब्राउन।
तीनों का स्टूल का कलर भी थोड़ा आपको अलग अलग मिलेंगे। वही बताया ना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो डिसेंट्री होता है लंबे समय तक रहता है पेशेंट, इसमें काफी लंबे लंबे समय तक सफल रहते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस ये तीनों डिसेंट्री में आपको थोड़ा डिफरेंस ये मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टूल का पीएच, अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपका न्यूट्रल पीएच होता है, अम्यूबी डिसेंट्री में एसिडिक पीएच होता है, बेसिलरी डिसेंट्री में बेसिक पीएच होता है। म्यूकस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में म्यूकस पास करते हैं, ब्लड कभी कभी पास करते हैं। ईएच में म्यूकस और ब्लड दोनों पास करता है बराबर अमाउंट में, और बेसिलरी में म्यूकस ज़्यादा ब्लड कम पास करता है। इसके बाद डिफिकेशन के समय, अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफिकेशन के समय दर्द होता है, जबकि ईएच में हर समय दर्द होता है। अब बेसिलरी में भी कभी मॉर्निंग कभी आफ्टरनून, माने कुछ घंटे के लिए दर्द होता है उसमें। डिफिकेशन का जब हम बात करते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफिकेशन होगा लेकिन इनवॉल्यूंटरी नहीं होता है उसमें, क्योंकि ईएच में इनवॉल्यूंटरी की चांस होती है, क्योंकि ईएच में स्टूल का पीएच एसिडिक हो जाता है, और बेसिलरी में भी आपका कंट्रोल या वॉल्यूंटरी डिफिकेशन होते हैं। तो आप समझ में आया आपको सिम्टम्स से। अगर हम इसको मरीज को देखना चाहेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो रेक्टम से अगर हम देखना चाहेंगे तो अल्सर मिलेगा उसमें, चाहे वो प्रोक्टोस्कोपी से या सिग्माइडोस्कोपी से। लेकिन ऐसे हम लोग अमीबिक बेसिलरी को हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अमीबिक डिसेंट्री में एक बात होता है कि जो भी प्रॉब्लम होता है इसमें लोअर जीआईटी का प्रॉब्लम होंगे, लेकिन बेसिलरी डिसेंट्री में कभी कभी अपर जीआईटी का प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे कभी कभी नौजिया वोमिटिंग हो जाएंगे, कभी फीवर भी आ जाता है बेसिलरी डिसेंट्री में। नेक्स्ट अगला वीकनेस तो तीनों में आएगा आपको, अल्सरेटिव में भी, अमीबिक डिसेंट्री में भी, बेसिलरी में भी। धीरे धीरे ब्लड की कमी डेली होते रहता है तीनों में, एनीमिया का टेंडेंसी मिलता है पेशेंट में, वेट लॉस होते रहेंगे, तीनों वेट लॉस होता है। हाँ ये बात है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में वेट लॉस ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जॉइंट पेन भी होने लगता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस। और अमीबिक डिसेंट्री का कॉम्प्लिकेशन आपको अमीबिक हेपेटाइटिस, लीवर में एब्सेस हो जाता है। किस में? अमीबिक डिसेंट्री में, अल्सरेटिव में नहीं। अमीबिक डिसेंट्री में आपको लीवर एब्सेस, लंग्स एब्सेस, पेरिटोनियल एब्सेस ये सब मिलते हैं। और बेसिलरी में आपको हो सकता है कि सेप्टिसेमिया वगैरह में भी मिल सकता है। तो तीनों में अंतर है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको रेक्टम में कैंसर हो जाता है, हो सकता है, जबकि अमीबिक डिसेंट्री में मेटास्टैटिक डिसऑर्डर मिलता है, अलग अलग कंडीशन मिलता है उसमें। तीनों डिसेंट्री आप देखें यहाँ पे। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम लोग जो एंटीबॉडी है उसका जांच करके देखेंगे एलाइजा मेथड से, या फिर प्रोक्टोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी से देख सकते हैं। लेकिन अमीबिक डिसेंट्री और बेसिलरी डिसेंट्री के लिए दोनों के लिए हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल से पता लगाते हैं। चूंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में आरईएफ स्टूल में म्यूकस और ब्लड के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आरईएफ स्टूल कराने पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ म्यूकस और ब्लड। जबकि अमीबिक डिसेंट्री और बेसिलरी डिसेंट्री को अगर हम लोग जांच करना चाहेंगे स्टूल से, तो उसमें आपको अमीबिक डिसेंट्री में ईएच मिलेगा, ट्रोफोजॉइट एंड सिस्ट ऑफ ईएच, जबकि बेसिलरी डिसेंट्री में बैक्टीरिया मिलेगा आपको। बाकी तो म्यूकस ब्लड तो दोनों मिलते हैं। अमीबिक डिसेंट्री में चारकोट लीडर क्रिस्टल मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सटेंस,
जो बेसलरी में नहीं मिलता है, ना अल्सरेटिव मिलता है, सिर्फ आपको अम्यू डिसेंटिव मिलते हैं, चारकोट लीडेन क्रिस्टल। बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट के बारे में। डिसेंट्री का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहला डायग्नोसिस करके और प्रॉपर हमें इलाज करना होगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चलाते हैं, जबकि अम्यू डिसेंट्री में पेंटामेट्रिक फूड वाटर से बचाना है, एंटी जो प्रोटोजोअल ड्रग्स है उसको चलाते हैं, और बेसलरी में एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स चलाते हैं, और उसमें भी हाइजीन मेंटेन करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं बेसलरी में। अगर हम बात करेंगे मेडिसिन का, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम लोग सबसे बेस्ट मेडिसिन हम लोग मॉक्सोल, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम ये यूज करते हैं। अम्यू डिसेंट्री में सालिसिया, मॉक्सोल, ओडोफाइलम, कैमोमिला, ये थूजा यूज करते हैं। बेसलरी डिसेंट्री में हम लोग थूजा है, बेसलिनम है, बिकोलिनम है, ये सब दवा को यूज करते हैं। बस फर्क यही है, डिसेंट्री को जाना जोड़ी है, अलग अलग तरह के पेशेंट होंगे, क्योंकि इसमें मरीज काफ़ी परेशान हो जाता है, खास करके अल्सरेटिव कोलाइटिस में। हमें जानना चाहिए इसका डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये था आपका डिसेंट्री का बारे में कुछ थोड़ी। अगर इसमें कोई क्वेरी होगी हम इससे जरूर क्वेश्चन करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।